अस्सलाम वालेकुम। स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का। उसमें हम वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स किस तरह से डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ करते हैं, कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और एट द एंड हम ये देखेंगे स्ट्रीम्स, स्टैंडर्ड स्ट्रीम सी आउट और सी एन एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम सी प्लस प्लस का जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कौन कौन से फेजेस से गुजरता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को जब लिखते हैं तो दैट इज़ इन एडिटर, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं। वो एक नोट पैड की फ़ाइल भी हो सकती है, वो कोई तुम्हारा इन्वायरमेंट भी हो सकता है, IDE जिसे हम कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सो इफ़ यू आर यूजिंग डेव सी प्लस प्लस तो उसका जो IDE होगा वो हमारा एडिटर होगा। इफ़ यू आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो तो वहाँ पर जो IDE होगा उसका वो तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा, और वहीं पर हम प्रोग्राम को लिख रहे होंगे। तो IDE समथिंग जहाँ पर हम प्रोग्राम को लिखते हैं और जो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इजी बना रहा होता है। जब हम कोडिंग करेंगे तो वी विल लुक मोर इनटू दिस कि अगर तुमने सपोज़ सेमी कोलन नहीं लगाया तो वो तुम्हें इंडिकेट कर रहा होगा, ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो तुम्हें बता रहा होगा, दैन सो ऑन। सही है, तो IDE हमारी अपनी फैसिलिटी हमें फैसिलिटेट करने के लिए होता है ताकि हम प्रोग्राम आसानी से लिख सकें। सो इट कैन बी एन एडिटर, एनी एडिटर जिसके ऊपर हम प्रोग्राम लिख रहे होंगे, आइदर डेव सी प्लस प्लस और विजुअल स्टूडियो इन आवर केस। सो सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने के बाद हम भेजेंगे उसे प्री प्रोसेसर के पास। हम नहीं भेजते बेसिकली, हम तो कंपाइल का बटन दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चला जाता है पहले प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर का मतलब ये है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्रोसेसिंग से पहले, प्री प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करने से पहले, प्रोग्राम को रन करने से पहले वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं उन सबको रिज़ॉल्व कर लेता है। इनको रिज़ॉल्व करने का मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहे होंगे हैश स्टेटमेंट के साथ, हैश के लेटर के साथ। तो ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं जैसे जो यूजुअली हम लोग यूज़ करेंगे हर प्रोग्राम में, दैट इज़ हैश इंक्लूड। इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जिन्हें हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना लाजमी है। सही है, हैश इंक्लूड की डायरेक्टिव्स के साथ हम एंगल ब्रैकेट के अंदर जिन डायरेक्टिव्स का नाम लिखते हैं इनको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना हमें नेसेसरी है। अगर हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट नहीं कर सकेगा। फर्स्ट प्रोग्राम जब हम अभी देखेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी भी कि वो हैश इंक्लूड का डायरेक्टिव क्या करता है, लेकिन दैट इज़ समथिंग जिसे हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो हैश के सिंबल के साथ स्टार्ट होगा। और ये प्रोसेसिंग करने से पहले, यानी कि CPU के पास प्रोग्राम जाने से पहले ये काम हो रहा होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वाला। ठीक है, तो ये कुछ हेडर फाइल्स होंगी। मैं आगे खैर बताऊंगी भी, IO स्ट्रीम की हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे तो ये हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर देंगे यूजिंग दिस हैश इंक्लूड। जब ये काम हो जाएगा तो फिर हमारा प्रोग्राम जाएगा कंपाइलर के पास, और फिर ये भेजेगा कंपाइलर को, और वो कंपाइलर चेक करेगा कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर्स हैं या नहीं हैं। अगर कोई एरर्स होंगे तो वो वहीं पर स्टॉप कर देगा और वो हमें बता देगा कि ये इस लाइन के ऊपर इस जगह पर ये एरर है, इसको हमें ख़त्म करेंगे। तो फिर हम दोबारा से प्रोग्राम को यही सारे स्टेप से दोबारा एडिट करेंगे, प्री प्रोसेसर के पास भेजेंगे, कंपाइलर के पास भेजेंगे, दोबारा कंपाइलर चेक करेगा। सही, तो ये जब तक चेक करता रहेगा जब तक कि हमारे प्रोग्राम में सारे एरर्स ख़त्म नहीं हो जाता है। वंस हमने सारे एरर्स रिजॉल्व कर लिए, सब एरर्स ख़त्म हो गए, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो फिर कंपाइलर हमें आउटपुट दे रहा होगा हमारी आउटपुट की स्क्रीन पर। लेकिन वो आउटपुट आता कैसे है, कंपाइलर के बाद प्रोग्राम जाता है लिंकर के पास। सही, यानी कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर्स नहीं है तो फिर वो जाता है लिंकर के पास। व्हाट इज़ लिंकर? लिंकर जो होता है वो जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में यहाँ पर सपोज़ हैश इंक्लूड के साथ अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई थी IO स्ट्रीम। ये जो IO स्ट्रीम होती है इसकी दो फाइल्स होती हैं, वन इज़ कॉल्ड दी हेडर फाइल एंड दी अदर वन इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरी फाइल। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कोई चीज़ हैश इंक्लूड्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाई है तो वो मैंने उसकी हेडर फाइल इंक्लूड करवाई होती है। सही है, ये इस तरह से समझ लो कि हेडर फाइल के अंदर तमाम चीज़ों के नाम मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर क्या काम परफॉर्म हो रहा है ये हमें अभी नहीं पता।
ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑलरेडी पहले से कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं। यानी कि सपोज़ मैं कहती हूँ कि मुझे कोई चीज़ आउटपुट करनी है स्क्रीन के ऊपर, तो उसका प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, वो हमने नहीं बनाया। ये जिसने पहले लाइब्रेरी बनाई थी, जिसने C++ बनाई थी, उसने इस चीज़ के फंक्शंस पहले से बना लिए थे और वो हमारी आसानी के लिए उसने बनाकर सब एक लाइब्रेरी के अंदर डाल दिया। लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम है आईओ स्ट्रीम, यानी कि उसमें इनपुट आउटपुट के तमाम फंक्शंस मौजूद हैं। हमें उन फंक्शंस को हर बार बनाना नहीं होगा, हमें उन्हीं फंक्शंस को दोबारा से रीयूज़ करना होगा। सही है। तो व्हाट वी डू इज़ के हम पहले उसकी हेडर फाइल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हैश इंक्लूड के साथ हम उसको इंक्लूड करवाते हैं। जब वो इंक्लूड हो जाती है और हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता, अगर हम इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो एरर देगा। वो कहेगा ये क्या चीज़ है, ये कौन सा फंक्शन है, हम तो नहीं जानते इसको। सपोज़ मैं कह देती हूँ सी आउट, जो आउटपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम तो इसको नहीं जानता है। ठीक है, तो अगर मैंने हैश इंक्लूड से इंक्लूड कराया हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वो इसको जानता है। अगर मैं इंक्लूड नहीं करवाऊँगी तो उसके लिए ये अननोन चीज़ है, वो नहीं जानता ये सी आउट क्या चीज़ है। सही है। सी आउट इज़ अ फंक्शन जो कि आउटपुट करता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम ये होता है कि वो सिर्फ जो हेडर फाइल होती है वो उसको इंक्लूड करवाता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। हेडर फाइल का मतलब ये है कि ऐसी फ़ाइल जिसके अंदर सिर्फ सी आउट, सी इन और जितने भी ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं उन सब के नाम लिखे हुए होंगे। उनके अंदर काम क्या हो रहा है वो उसका नहीं पता होगा। वो नाम खाली इसलिए होता है ताकि हम रेफ़र कर सकें कि ये चीज़ हमारे लिए अननोन नहीं है, हम इसे जानते हैं। सही है। ये काम किस में होगा? हेडर फाइल के अंदर। दूसरी जो फ़ाइल होती है दैट इज़ कॉल्ड, यानी कि आईओ स्ट्रीम की ही दूसरी फ़ाइल होगी, वन इज़ दी हेडर फाइल, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ नाम होंगे। और दूसरी जो फ़ाइल होती है जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी फ़ाइल। लाइब्रेरी फ़ाइल वो फ़ाइल होती है डॉट लिब एक्सटेंशन के साथ। अगर चाहो तो तुम लोग जहाँ पर C++ इंस्टॉल किया है वहाँ पर जाके देख सकते हो, 2 फ़ोल्डर्स बने हुए होते हैं। एक इंक्लूड का फ़ोल्डर होता है और इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर जितनी फ़ाइल्स होती हैं वो सारी .h एक्सटेंशन के साथ होती हैं। दूसरा फ़ोल्डर होता है लिब का फ़ोल्डर और उसमें जितनी भी फ़ाइल्स होती हैं वो .lib की एक्सटेंशन के साथ होती हैं। सही है। तो ये .h वाली हेडर फाइल्स होती हैं और .lib वाली लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं। जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल, अब ये वो फाइल्स हैं जो ऑलरेडी किसी ने रन करी हुई हैं, उनको कंपाइल करके देखा हुआ है, यानी कि पहले से कंपाइल्ड प्रोग्राम्स हैं वो, तो उन्हें मुझे बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ उन्हें रीयूज़ कर रही हूँ। तो व्हाट वी डू इज़ कंपाइल, हम अपना प्रोग्राम जब कंपाइल कर लेते हैं तो वो जो पहले से कंपाइल्ड हुई हुई फाइल्स हैं वो उनको हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक कर देता है, यानी कि हमारी वाली फ़ाइल के को लिंक कर देता है अपनी ऑलरेडी बनी हुई प्रोग्राम की फ़ाइल्स के साथ। सही है। जो कि पहले से कंपाइल्ड थी तो इसका मतलब है कि वो हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड प्री कंपाइल्ड फाइल्स या प्री कंपाइल्ड प्रोग्राम्स। और ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक जगह पे डाल देते हैं और उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी। जिस तरह लाइब्रेरी होती है उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, ये वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे और वो प्रोग्राम्स होंगे जिनको पहले से कंपाइल किया हुआ है। ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, क्योंकि पहले से कंपाइल है तो उन्हें कंपाइल तो करना नहीं है, हमें अपनी कंपाइल की हुई फ़ाइल और जो ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड फाइल्स हैं लाइब्रेरी फाइल्स उनको लिंक करना है आपस में। सही है। तो यही काम कर रहा होता है लिंकर क्या करता है कि हमारी कंपाइल की हुई फ़ाइल और जो पहले से प्री कंपाइल्ड फाइल्स हैं उन दोनों को आपस में मर्ज कर रहा होता है। सही है। तो दिस इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ लिंकर। नेक्स्ट, जो अगर हमारा प्रोग्राम एक दफ़ा लिंकर्स के साथ लिंक हो जाता है, लिंक होने के बाद वो चला जाता है लोडर के पास। अब उसे क्या करना, अब उसको प्रोग्राम को लोड करना है इनटू मेन मेमोरी, दैट इज़ योर सॉरी प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ योर रैम। सही है। तो प्रोग्राम जो होगा वो जाके रैम के अंदर लोड होगा। लोड होने के बाद वो एक एक करके प्रोग्राम की जो लाइंस हैं वो जाएंगी सीपीयू के पास और सीपीयू उनको प्रोसेस करेगा और प्रोग्राम हमारा रन होना शुरू हो जाएगा। सही। तो लास्ट स्टेप इज़ कॉल्ड दी एग्जीक्यूट। अब लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने जब कंपाइल कर लिया तो हमारी फ़ौरन से जो है ना वो एक्जी फाइल बन जाती है। ऐसा नहीं होता। एक्जी फाइल जब बनती है जब हमारा प्रोग्राम लिंक हो जाता है। जब लिंक नहीं होता जो फाइल बनती है दैट इज़ कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट फाइल, उसकी एक्सटेंशन होती है .obj। जब एक्जी फाइल बन जाती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .exe, दैट इज़ दी एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये वो फाइल है जिसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। .obj फाइल को हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक कि वो लिंक नहीं होगी। सही है। जब तक वो लिंक नहीं होगी, वो जब तक कि एक्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। जब एक्जी में कन्वर्ट हो जाएगी,
एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी तो फिर वो जाती है लोडर के पास, और लोडर जो है वो एक एक करके इंस्ट्रक्शंस को रन करना शुरू कर देता है। जब वो रन करना शुरू करता है तो हमें अपना प्रोग्राम का आउटपुट भी नज़र आना शुरू हो जाता है आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर, एंड दैट इज़ हाउ ऑल दीज थिंग्स वर्क। सही है, तो एक साइकिल है जो चलती रहती है। इन सब चीज़ों को हम एक दफ़ा और देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिगर। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम जाता है एडिटर के पास। एडिटर प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड ऑन द एडिटर एंड स्टोर्ड ऑन द डेस्क। ये जो डेस्क है ये कौन सी डेस्क है? ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, दैट इज़ योर हार्ड डिस्क। ठीक है, जहाँ पर परमानेंटली स्टोर होता है प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर के पास जाता है फिर प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर जो होगा वो जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होंगी, जैसे कि हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन, यानी कि हैश के लेटर के साथ जितनी भी डायरेक्टिव्स स्टार्ट हो रही होंगी उनको रिजॉल्व करेगा। और रिजॉल्व करने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो प्री प्रोसेस होने के बाद चला जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइलर जो होगा वो क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट कोड, जैसे कि मैंने बताया था .obj फाइल। और ये जो फाइल होती है दिस इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, और इसको स्टोर कर देगा हमारी डिस्क के ऊपर, दैट इज़ अगेन योर हार्ड डिस्क। ठीक है, दैट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। लिंकर के पास जाता है अगेन प्रोग्राम। लिंकर जो है वो लिंक करेगा हमारी वाली ऑब्जेक्ट .obj फाइल को, जो पहले से लाइब्रेरी फाइल्स बनी हुई हैं .lib फाइल के अंदर, उनके साथ, वो जो ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी उनके साथ। और लिंक होने के बाद जो हमारा प्रोग्राम होगा वो उसकी एक्सटेंशन होगी .out। सही है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जाता है लोडर के पास। .out या फिर .exe फाइल बन जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है आफ्टर लिंकिंग। सही है, और जब हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा और इसकी exe फाइल बन जाएगी तो वो चला जाएगा लोडर के पास। लोडर जो होगा वो हार्ड डिस्क से उठाएगा प्रोग्राम को और लोड करेगा इनटू योर प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जिसे हम कहते हैं रैम। सही है, वो रैम के अंदर 1 बाय 1 करके इंस्ट्रक्शंस को लोड कर होगा, और लोड करने के बाद वो एक एक करके इंस्ट्रक्शन सीपीयू को देगा। सीपीयू जो होगा वो इंस्ट्रक्शंस को लेगा 1 बाय 1 और उनको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, एंड दैट इज़ हाउ योर प्रोग्राम रन्स। सही है, तो ये चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर C++। यूजुअली हम यही पैटर्न फॉलो करते हैं। हमारा प्रोग्राम प्री प्रोसेसर, लिंकर और कंपाइलर लिंकर एंड सो ऑन, इन सब चीज़ों के पास सारी फेजेस से गुजर कर ही जा रहा होता है, चाहे वो पाइथन का प्रोग्राम हो, चाहे सी का प्रोग्राम हो, चाहे C++ का प्रोग्राम हो, किसी का भी प्रोग्राम हो। सही है, तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर C++ के प्रोग्राम का होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं प्रोग्राम के बाहर, जिससे मैंने बता दिया हैश इंक्लूड वाली जो डायरेक्टिव्स होती हैं। देन इज़ द ग्लोबल डिक्लेरेशन। ये अब हम देखेंगे आगे ग्लोबल डिक्लेरेशन। अभी फ़िलहाल जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कोई ग्लोबल डिक्लेरेशन नहीं होगी। सही है, तो थर्ड थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मेन। जितने भी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन लाजमी होगा, दैट इज़ कॉल्ड द मेन फंक्शन। ये तुम्हारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। प्रोग्राम चला गया, ठीक है, बन गया, वो चला गया कंपाइलर के पास, वो चला गया लिंकर के पास। कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि प्रोग्राम कहाँ से रन होना शुरू होगा, कहाँ से वो चेक करना स्टार्ट करे, कहाँ से जो है वो लोडर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को लोड करना स्टार्ट करे? दैट इज़ कॉल्ड द मेन फंक्शन। मेन वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का, जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होना शुरू होता है। सही, यानी कि जब प्रोग्राम जाता है लोडर के पास तो उसको पता होगा कि ये वो पॉइंट है जहाँ से उसे इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन करके सीपीयू के पास भेजना है। सही है, तो दिस इज़ द फंक्शन दैट इज़ नेसेसरी इन एवरी प्रोग्राम। अगर हम ये फंक्शन नहीं बनाएंगे तो हमारे जो कंपाइलर या लोडर या लिंकर जो भी होगा उसको नहीं पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और जब उसे यही नहीं पता चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है तो प्रोग्राम में आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। सही है, तो यूजुअली जब वो जाता है कंपाइलर तो इसको एरर नहीं देता, लेकिन जब वो जाता है लोडर के पास तो दैट इज़ अ रन टाइम एरर कि उसको मेन का फंक्शन मिलता ही नहीं है, तो वो उस पर एरर दे देगा कि मेन फंक्शन इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, तो मेन फंक्शन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये सिंटेक्स है। इंटीजर जो है वो फंक्शन की रिटर्न टाइप है, यानी कि जब वो रिटर्न करेगा फंक्शन तो वो क्या डेटा टाइप रिटर्न करेगा आगे देखेंगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल ये याद रख लो कि इंट मेन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट पे ही एंड होता है। सही है, तो इनसाइड दीज कर्ली ब्रैकेट्स हमें जो भी अपनी कोडिंग करनी है वो हमारी सारी कोडिंग आ जाएगी, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी हैं इनसाइड एवरी फंक्शन।
इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, कुछ लोकल डेफिनेशंस होंगी जो बाहर हम करते हैं प्रोग्राम के बाहर, दे आर कॉल्ड द ग्लोबल डिक्लेरेशन। जो प्रोग्राम के अंदर करते हैं दे आर कॉल्ड द लोकल डेफिनेशंस। और स्टेटमेंट्स होंगे, वो स्टेटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम आगे अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम कोड के अंदर कर सकते हैं। मेन के फंक्शन के बाहर, मेन के अलावा और भी फंक्शंस हो सकते हैं। सही है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन के फंक्शन से स्टार्ट होगा। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होंगे तो हमें कोई कोडिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस कर ली थी। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या पार्ट्स हैं ये अभी हम एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम टू प्रिंट द स्ट्रिंग वेलकम टू C++ टू द स्क्रीन। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि आउटपुट करेगा वेलकम टू C++। ये जो चीज़ है जो सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, दिस इज़ नॉट कोडिंग। इसको हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर कोडिंग एनी प्रोग्राम। इससे होता ये है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें तो पता है कि हम क्या कोड कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है जो हमारा कोड देख रहा है उसको कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कोड अबाउट। तो उसके लिए हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम की ईच लाइन ऑफ कोड पे भी हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्रोग्राम में हो क्या रहा है और क्या चल रहा है इन नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज या अपनी ज़बान में अपनी आसानी के लिए। हो सकता है हम अपने आप को ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हमने इस लाइन पे ये काम करा था, इस लाइन पे ये काम करा था, तो दैट इज़ कॉल्ड कमेंट्स। अब कमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड द सिंगल लाइन कमेंट एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द मल्टी लाइन कमेंट। या आगे हम कमेंट्स देखेंगे कि क्या किस तरह से होते हैं। फ़िलहाल जो कमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। स्लैश और स्टेरिक से स्टार्ट होगा और स्टेरिक और स्लैश पर एंड होगा। सही है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है मल्टी लाइन कमेंट्स का कि एक स्लैश लगाते हैं, स्टेरिक लगाते हैं और फिर हम जो भी चीज़ लिखेंगे दैट इज़ कमेंट। अगर हम ये आखिर में लगाना भूल गए स्टेरिक और स्लैश तो पूरा जो कोड है वो कमेंट हो जाएगा। सही है, अगर मैं गलती से मुझे याद नहीं रहता है कि कमेंट बंद करना आता तो इसका मतलब है कि जो पूरा प्रोग्राम है आगे का दैट इज़ होल कमेंटेड। तो इसलिए जहाँ कमेंट स्टार्ट हो रहा है कमेंट का एंडिंग सिंबल भी लगाना ज़रूरी है, जहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कमेंट एंड हो रहा है। दिस इज़ फॉर मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, जब हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक लाइन के बाद एंड हो जाता है। आगे देखेंगे किस तरह लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो नज़र आ रही है दिस इज़ कॉल्ड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये इंक्लूड डायरेक्टिव जिसकी मैंने बात करी थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इसके अंदर ये जो आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है दैट इज़ द लाइब्रेरी फ़ाइल जिसको हमें इंक्लूड करवाना है अपने प्रोग्राम के अंदर। इसके बगैर हम इनपुट और आउटपुट नहीं कर सकता। ठीक है, देन इज़ द मेन फंक्शन एंड मेन जो इसका सिंटेक्स है मैंने बताया था। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर कोडिंग होगी। कोडिंग में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन इज़ अ कमेंट अगेन प्रिंट आउट द मैसेज। सी आउट का स्टेटमेंट है जो कि आउटपुट करने के लिए यूज़ होता है और ये जो एरो हेड्स नज़र आ रहे हैं ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स का मतलब ये है कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, ये इसका रूल है। ये जिसने C++ बनाई थी उसने इसका रूल बनाया था कि हमें ये चीज़ फॉलो करनी है कि जब भी हमें कुछ आउटपुट करना होगा वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ सी आउट और सी आउट के बाद ये एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे और एंगल ब्रैकेट के बाद जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे दैट वुड बी आउटपुट ऑन द स्क्रीन। ये चीज़ आउटपुट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन सिंटेक्स हमें फॉलो करना है एग्जैक्टली यही। जब भी हमें कुछ आउटपुट करना होगा हमें सी आउट का स्टेटमेंट भी लिखना होगा, हमें इस तरह एंगल ब्रैकेट्स भी लगाने होंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और आखिर में सेमी कोलन लगाएंगे तो वो चीज़ आउटपुट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। आखिर में तुम्हें यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आ रही होगी एंड एल आफ्टर एंगल ब्रैकेट्स। इसका मतलब है कि हमें लाइन को एंड करना। एंड ऑफ लाइन के लिए यूज़ होता है, यानी कि वो सेम लाइन पर नहीं रहेगा, ये चीज़ लिखने के बाद वो न्यू लाइन पर चला जाएगा जब आउटपुट करेगा तो। ठीक है, जब रन करेगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिटर्न ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो मेन का फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट इज़ एन इंटीजर टाइप वैल्यू। तो हमें रिटर्न के स्टेटमेंट के साथ बताना होगा कि वो वैल्यू क्या है। तो वी आर रिटर्निंग वैल्यू ज़ीरो और हमें यही रिटर्न करनी होगी। ज़ीरो का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, इसका रिटर्न कोड होगा ये। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स है
जो सबको फॉलो करना है। मेन का फंक्शन लाजमी बनेगा, कर्ली ब्रैकेट लाजमी ओपन होंगे इन एवरी प्रोग्राम। जब भी हम कोई स्टेटमेंट एंड करेंगे, जैसे कि सी आउट का स्टेटमेंट हमने एंड करा है तो वो हमेशा सेमी कोलन से एंड होगा। अगर हम सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। जब भी हम सी आउट में कोई चीज़ आउटपुट करवा रहे होंगे तो उसे हमें इन साइड इन्वर्टेड कॉमास लिखने होंगी। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट भी होंगे, इन्वर्टेड कॉमा एंड भी होंगे। अगर सपोज़ कोई गलती से स्टार्ट करने के बाद एंड करना भूल गया इन्वर्टेड कॉमा, तो ये भी एरर होगा, ठीक है। आखिर में रिटर्न ज़ीरो लिखना ज़रूरी है, कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें एक हमारा मैसेज जो है वो आउटपुट हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, वन मोर थिंग, मुझसे स्टूडेंट्स ये काफ़ी सवाल पूछते हैं, तो आई वुड लाइक टू क्लियर इन दिस वीडियो कि C++ में हम क्यों सीख रहे हैं, वाई नॉट पाइथन, वाई नॉट जावास्क्रिप्ट, कोई और नई लैंग्वेज क्यों नहीं कर रहे जो मार्केट में यूज़ हो रही है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर तुम लोग जाकर सर्च करोगे C++ इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, क्योंकि इसकी हिस्ट्री में सबसे पहले मैंने बताया था कि असेंबली लैंग्वेज आई थी, असेंबली लैंग्वेज के बाद हमारे पास सी लैंग्वेज एंड सी के बाद C++। तो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैंने बताया था कि हम तुम लोग क्योंकि CS के स्टूडेंट्स हो तो तुम लोगों का काम है सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करना, सॉफ्टवेयर को यूज़ करना काम नहीं है, ठीक है। तो जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, चाहे वो गेम डेवलपमेंट के हों या फिर वो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स या तो C या फिर C++ पे बने हुए हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पाइथन पे नहीं बना हुआ है। हाँ, कुछ ऐप्स होती हैं, जैसे कि लिनक्स में कुछ ऐप्स हैं जो पाइथन पे बनी हुई हैं, लेकिन जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके जो कर्नल्स हैं, जो पीछे पूरा काम हो रहा है एम्बेडेड सिस्टम का, ड्राइवर्स के जितने काम हैं, ड्राइवर्स जितने लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे या तो असेंबली लैंग्वेज या फिर जो है वो C या C++, ये 3 लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ बताने के लिए काफ़ी है कि जो तुम लोग विंडोज़ हर रोज़ खोलते हो, कंप्यूटर जिससे खुलता है और जिसमें सारी ऐप्स रन होती हैं, वो सारा जो कोड हुआ है वो C++ और C लैंग्वेज के ऊपर ही हुआ है, या फिर असेंबली लैंग्वेज ड्राइवर्स में जो यूज़ होती है। मैं असेंबली लैंग्वेज का भी कोर्स पढ़ाती हूँ, तो स्टूडेंट्स का यही सवाल होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं असेंबली लैंग्वेज, अब तो कहीं यूज़ नहीं होती, हम जॉब में जाकर ये तो नहीं बताएंगे कि हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जितने भी ड्राइवर्स होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, वो सारे के सारे असेंबली लैंग्वेज के ऊपर चल रहे होता है, सही है। तो अगर इन फ्यूचर तुम लोगों की जॉब लगती है सपोज़ माइक्रोसॉफ्ट में या ओरेकल में या अमेज़ॉन में, तो वहाँ पर सी लैंग्वेज हो सकता है कि तुम्हारी जॉब की रिक्वायरमेंट हो, C++ तुम्हारी जॉब की रिक्वायरमेंट हो। सो दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, सही है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और स्टेटमेंट था यूजिंग नेम स्पेस STD का, सही। व्हाट इज़ दिस यूजिंग नेम स्पेस STD? ये जो स्टेटमेंट है ये बता रहा होगा कि हम एक नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक टेबल है जिसमें सारे के सारे नेम्स सेव्ड हैं। अब वो किस चीज़ के नाम हैं, वो हो सकता है कि क्लासेस के नाम हो, ऑब्जेक्ट्स के नाम हो, फंक्शंस के नाम हो, जो कि लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं हम, सही है। तो वो सारे के सारे कलेक्ट करके एक समझ लो कि टेबल की फॉर्म में स्टोर्ड है, और वहाँ से वो रेफ़र कर रहा होता है, यानी कि अगर मैंने सी आउट लिखा है तो वो कहेगा कौन सा सी आउट, सही है। तो वो सी आउट वो है जो हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड है, दैट इज़ द STD, सही है। वो नेम स्पेस में डिफाइंड है और उस नेम स्पेस का नाम है STD। अब इसको समझने के लिए इस तरह से देख लो कि सपोज़ ये दो लोग हैं और दोनों के नाम जो हैं वो अली हैं, और अगर मैं तो दोनों के नाम अली हैं और एक का नाम मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि अली इमरान है, अगर मैं फ़ुल नेम की बात करूँ विद सर नेम, और दूसरा जो अली है उसका नाम फुल है अली असलम सपोज़, ठीक है। तो मैं अगर अपने घर में रेफ़र करती हूँ, सपोज़ मेरे घर में कोई अली नाम का शख्स रह रहा है, तो मैं उसको अली कहूँगी, तो दैट मीन्स कि वो सपोज़ वो अली इमरान था, तो मैं अगर अली सिर्फ़ अली कहती हूँ तो दैट मीन्स कि वो अली है, सही है। कौन सा अली है? अली इमरान। जो अली असलम है, जब वो अपने घर में कॉल किया जाता है तो उसको भी सब अली कहता है, ठीक है। अब जब क्लास में आ जाता है और मैं अटेंडेंस लगाती हूँ तो मैं कहती हूँ अली, कौन सा अली कहेगा प्रेजेंट, सही है। जो क्लास के अंदर तो दोनों अली मौजूद हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि हम
कौन से वाली अली को रेफ़र कर रहा है। अगर मैं कहती हूँ अली असलम तो अली असलम वुड रेज़ द हैंड आई एम प्रेजेंट। इफ़ आई एम सेइंग अली इमरान तो अली इमरान वुड रेज़ द हैंड दैट आई एम प्रेजेंट। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे प्रोग्राम्स में भी होती है। प्रोग्राम में सपोज़ कर लेते हैं कि एक ही चीज़ के दो नाम हैं। सपोज़ सी आउट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके दो नाम हैं। एक सी आउट वो है जो मैंने अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया है, और एक सी आउट वो है जो कि हमारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफ़ाइंड है। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम वाले सी आउट को कॉल करूँगी क्योंकि वो मैंने ख़ुद डिफ़ाइन किया था, तो मैं कहूँगी खाली सी आउट, तो दैट मीन्स कि वो मेरा अपना प्रोग्राम का जो वेरिएबल था सी आउट, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरा वाला वेरिएबल सी आउट नहीं, वो वाला सी आउट जो कि आउटपुट करता है स्क्रीन के ऊपर, हमें उस सी आउट की बात करनी है, तो फिर हम कहते हैं सिर्फ सी आउट नहीं, हम उसके पीछे लिख देते हैं कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला सी आउट है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। सही है, तो या तो मैं इस तरह से लिख दूँ सी आउट के पीछे एस टी डी, और एस टी डी के बाद मैं डबल कोलन्स लगा के और फिर मैं कहूँ कि सी आउट, तो इसका मतलब होगा कि कौन सा वाला सी आउट, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला सी आउट, दैट इज़ एस टी डी। लेकिन अगर मैं खाली सी आउट लिख रही हूँ तो उसको नहीं पता वो कौन सा सी आउट है। ठीक है, तो इसलिए हम ये करते हैं कि या तो हम इस तरह से लिख दें एस टी डी और कोलन कोलन सी आउट, और जब जब हम सी आउट लिखें हम हमेशा ऐसे ही लिखें, या फिर मैं ऊपर बता दूँ कि मैं कौन सी नेम स्पेस यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग द नेम स्पेस एस टी डी। मैं कौन सा वाला इमरान कॉल कर रही हूँ, मैं कौन सा वाला अली कॉल कर रही हूँ, जो अली इमरान है। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज़ हमारे प्रोग्राम्स में भी होती है कि हम जब कोई नेम स्पेस यूज़ कर रहे होते हैं तो वो समझ लो एक टेबल बनाया हुआ होता है, और एसटीडी लाइब्रेरी के अंदर जितने नाम हैं वो उन सारे नाम को टेबल में सेव कर देता है। जब भी मैं कहती हूँ कि सी आउट, तो वो एसटीडी, अगर मैं कहती हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, तो एसटीडी वाले टेबल में जाएगा और वहाँ पर देखेगा सी आउट है या नहीं है। अगर है तो फिर वो वाला सी आउट यूज़ करना होता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। हम इसलिए स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है। इंक्लूड स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद यूजुअली हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। हम नेम स्पेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, एस टी डी यूज़ कर रहे हैं। सही है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड नेम स्पेस जो कि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी का है। ठीक है, तो ये हमारा नेम स्पेस की बात हो गई है। अगेन जब फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला जो पार्ट होता है फंक्शन में, दैट इज़ द एंड, जो बता रहा होता है कि फ़ंक्शन रिटर्न क्या करेगा। देन अगेन फंक्शन का नाम आता है MAIN। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर हम पैरामीटर लिस्ट लिखते हैं, जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। फ़िलहाल हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। इट इज़ द सेम, मतलब यहाँ पर या तो हम कुछ ना लिखें या फिर हम लिखें वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। वॉइड का मतलब क्या होगा, वॉइड का मतलब होगा कुछ भी नहीं। तो या तो मैं कुछ ना लिखूं, खाली ब्रैकेट खोल कर और बंद कर दूं, या फिर मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूं वॉइड। दिस इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। सही है, तो मेन का फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो जब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है तो या तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे या फिर हम लिखेंगे वॉइड। सही है, लेकिन ये रिटर्न एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है, दैट इज़ द इंटीजर टाइप, और इसीलिए हमें रिटर्न ज़ीरो का स्टेटमेंट भी लिखना ज़रूरी होता है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें हम लिखा है इंटीजर मेन, ये हम कहते हैं हेडिंग है फंक्शन का, और जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो पूरा पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ये फंक्शन की बॉडी है। सही है, कमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। अगर मैं कोई चीज़ डबल स्लैश के साथ लिख देती हूँ तो दैट इज़ अ कमेंट, वो पार्ट ऑफ कोड नहीं होगा। और वो कमेंट कहाँ तक चलेगा, जब तक कि हम लाइन एंड नहीं कर देते, जब तक कि वो लाइन ख़त्म नहीं हो जाती है। तो उस लाइन में हमें जितनी चीज़ें लिखनी हम लिख लें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम हमारा जब कंपाइल होगा, कंपाइल होने से पहले जब वो प्री प्रोसेसर के पास जाता है तो प्री प्रोसेसर जितने कमेंट्स होते हैं उन सबको हटा देता है प्रोग्राम में से। दे आर यूजलेस, उसका कोडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ हमारी अपनी आसानी के लिए है। ठीक है, तो जितने भी कमेंट्स होंगे, चाहे वो सिंगल लाइन चाहे मल्टी लाइन कमेंट हो, प्री प्रोसेसर उन सारे कमेंट्स को हटा देगा और प्री प्रोसेस करके वो भेजेगा आगे कंपाइलर के पास। सही है, तो मैंने मल्टी लाइन कमेंट का बता दिया था कि मल्टी लाइन कमेंट जो है वो स्लैश और स्टेरिक से स्टार्ट होगा और स्टेरिक और स्लैश पे एंड होगा। मल्टी लाइन कमेंट में फ़ायदा ये होता है कि हम एक लाइन के बजाय हम मल्टीपल 4 5 6 लाइंस में भी हम अपनी कोई चीज़ अगर कमेंट करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है,
और सिंगल लाइन कमेंट में हम सिर्फ ऑन द सेम लाइन हम कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही लाइन ख़त्म होगी तो वहाँ पर हमारा कमेंट ख़त्म हो जाएगा। सही, जो नेक्स्ट लाइन होगी वो रिपोर्ट की लाइन होगी। तो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट में हमारे पास एंडिंग सिंबल कोई नहीं होता, लेकिन जब हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सिंबल भी बताना ज़रूरी है और एंडिंग सिंबल भी बताना ज़रूरी है। और मैंने कहा था अगर एंडिंग सिंबल ना बताएं तो फिर क्या होता है, तो फिर वो एरर दे देगा। वो पूरे के पूरा जो आगे जितनी भी कोड होगी वो सबको ही कमेंट कर देगा, उसके लिए वो सारा कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कमेंट्स हो गए। अच्छा, अब इसमें देखो कमेंट के अंदर कमेंट अलाउड नहीं है। अगर मैं सपोज़ इससे कमेंट स्टार्ट करती हूँ और मैं कमेंट के अंदर ही ये वाले सिंबल्स यूज़ करती हूँ तो वो तो कमेंट ही का पार्ट होगा। सही, सपोज़ मैंने कमेंट स्टार्ट करा था स्लैश और स्टेरिक से, और अगेन मैंने कमेंट के अंदर लिख दिया स्लैश और स्टेरिक, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो ढूंढ क्या रहा है, वो ढूंढ रहा है स्टेरिक और स्लैश। जैसे ही उसे स्टेरिक और स्लैश मिल जाएगा तो फिर वो कहेगा कमेंट ख़त्म हो गया। वो ढूंढता रहेगा कमेंट के अंदर, वो सर्च करता रहेगा जब तक कि उसे ये एंडिंग सिंबल नहीं मिलता। तो अगर किसी ने कमेंट के अंदर कमेंट स्टार्ट कर दिया तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कमेंट के अंदर अगर कमेंट एंड कर दिया है तो इसका मतलब है कि ये जो कमेंट था जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये यहाँ पर एंड हो गया। अगर इसके बाद मैं दोबारा से स्टेरिक और स्लैश लिखती हूँ तो ये चीज़ एरर है, वो उसको नहीं जानता, उसके लिए कमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गया था। सही, तो नेस्टेड कमेंट्स कुछ नहीं होता है। जैसे ही हमने स्टार्ट कर दिया कमेंट, वो नेक्स्ट सिंबल जो सर्च कर रहा होगा दैट वुड बी द क्लोजिंग कमेंट। जैसे ही उसे ये सिंबल मिलेगा कमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस कि कमेंट के अंदर कमेंट ना लिखें।